नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश राव समाधान क्लासेस के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो विद्यार्थियों, अपन इतिहास की महाकुंभ सीरीज पढ़ रहे हैं और इस इतिहास की महाकुंभ सीरीज में अपन बात कर रहे हैं राजस्थान की सभ्यताएं एवं पुरातात्विक स्थल पर। और इसमें आज मैं आपके लिए लेके आया हूं राजस्थान की बेरार सभ्यता। इस पर अपन चर्चा करने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, क्लास प्रारंभ करने से पहले आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिए और जितना हो सके क्लास को शेयर कर दीजिए। चलिए विद्यार्थियों, आज अपन क्लास की शुरुआत करते हैं। देखो, अपन कौन सी सभ्यता पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल दीजिए बेरार सभ्यता। सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए आप बेरार सभ्यता। बेरार सभ्यता। तो विद्यार्थियों, आपको दो डायग्राम दिख रहे हैं स्क्रीन पे। तो ये दो डायग्राम क्यों लिए मैंने, तो अपन पुरातन और नवीन जिलों, नए जिलों के गठन की दृष्टि से, दोनों दृष्टि से इस बेरार सभ्यता पर चर्चा करेंगे अपन। तो अगर मैं बात करूं तो नए जिलों के गठन से पूर्व जो बेरार सभ्यता है ये राजस्थान के किस जिले में थी। तो अगर अपन बात करें तो राजस्थान का जिला पड़ता है जयपुर जिला। कौन सा जिला, कौन सा जिला है विद्यार्थियों? जयपुर जिला। तो इस जयपुर जिले में कौन सी सभ्यता पड़ती थी? आपके बेरार सभ्यता। कौन सा जिला है ये? जयपुर। लेकिन क्या वर्तमान में भी जो ये बेरार सभ्यता है ये जयपुर जिले में है क्या? नहीं। वर्तमान में 7 अगस्त 2023 को नए जिलों के गठन के बाद में ये सभ्यता किस जिले में आ गई है विद्यार्थियों? तो ये जिला, ये एक नया जिला बना है जिसका नाम है आपके कोटपुतली बहरोड। कौन सा जिला है? कोटपुतली बहरोड। तो कोटपुतली जो बहरोड जिला है ये किन जिलों को तोड़कर बनाया गया है? तो एक तो कोटपुतली क्षेत्र तो जयपुर से लिया गया था और बहरोड क्षेत्र जो है वो अलवर से लिया गया था। तो इन दोनों जिलों से मिलाकर एक नया जिला बना है जिसका नाम क्या है? कोटपुतली बहरोड। तो वर्तमान में जो आपकी बेरार सभ्यता है वो किस जिले में पड़ती है? तो बेरार सभ्यता वर्तमान में आपके किस जिले में है? तो आपके कोटपुतली जिले में है। बेरार सभ्यता किस जिले में है? कोटपुतली जिले में है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको दोनों दृष्टि से, अगर दोनों दृष्टि से आपके प्रश्न आ जाए तो आपको ध्यान रखना है। अगर प्रश्न आए कि बेरार सभ्यता राजस्थान के किस जिले में है और ऑप्शन में जयपुर है तो आपको जयपुर करना है। अगर ऑप्शन में जयपुर के साथ कोटपुतली बहरोड भी है तो आपको क्या करके आना है? कोटपुतली बहरोड। तो इस बात को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब अपन आगे चलते हैं, सभ्यता की आगे चर्चा करते हैं। तो आपको राजस्थान का मैप दिख रहा है और अपन बात करने वाले हैं बेरार सभ्यता पर। और राजस्थान का कौन सा जिला, कौन से जिले की बात की अपन ने? एक जिला है कोटपुतली। नवीन जिले के अनुसार अपन बात करेंगे कोटपुतली बहरोड। कौन सा जिला है? कोटपुतली बहरोड। और ये जो कोटपुतली बहरोड जिला है, इस कोटपुतली बहरोड जिले में बहुत सारी क्या थी? पहाड़ियां ही पहाड़ियां थी। बहुत सारी क्या थी? पहाड़ियां ही पहाड़ियां थी। कौन कौन सी थी? जैसे बात करूं मैं तो एक तो थी बीजक की पहाड़ी, बीजक की पहाड़ी। एक थी भीम की डूंगरी, एक थी महादेव की डूंगरी, महादेव की डूंगरी। एक थी गणेश डूंगरी, एक थी भोमली की डूंगरी। कौन सी डूंगरी? भोमली की डूंगरी। तो ये डूंगरियां थी कहां पर? इस कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली क्षेत्र के अंदर बहुत सारी पहाड़ियां थी। और इन्हीं पहाड़ियों में एक नगर बसा हुआ था। इन्हीं पहाड़ियों के बीच में एक नगर बसा हुआ था जिसका नाम क्या था? विराट नगर। कौन सा नगर? विराट नगर। कौन सा नगर बसा था? विराट नगर। और ये जो विराट नगर है ये जनपद युग में, किस युग में? जनपद युग में। जनपद युग में एक विद्यार्थी, एक जनपद था जिसका नाम था मत्स्य जनपद। क्या नाम था? मत्स्य जनपद। एक जनपद था जिसका नाम क्या था? मत्स्य जनपद। मत्स्य जनपद। और इस मत्स्य जनपद की क्या थी? ये राजधानी थी।
मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? विराटनगर। और इसी विराटनगर को वर्तमान में क्या कहा जाता है? बेराट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेराट कहा जाता है। वर्तमान में क्या कहा जाता है? बेराट। और इसी बेराट में महाभारतकालीन क्या मिलते हैं? प्रमाण मिले हैं। इसी बेराट में महाभारतकालीन क्या मिलते हैं? प्रमाण मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? तो इस बेराट से पता चलता है कि विराटनगर में पांडवों ने अज्ञातवास गुजारा। क्या गुजारा? पांडवों ने राजा विराट के यहां अज्ञातवास का मतलब छद्मवेश, ठीक है ना? वेश गुजारा। छद्मवेश कैसे? तो पांडवों को 12 वर्ष का वनवास हुआ था और 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ था। इस अज्ञातवास में पांडवों को 1 वर्ष के लिए ऐसे छद्मवेश में रहना था कि जिससे उन्हें कोई पहचान नहीं सके। अगर इन्हें कोई पहचान लेता तो इन्हें वापस 12 वर्ष का क्या हो जाएगा? वनवास हो जाएगा। तो इसीलिए राजा विराट के घर पर 5 पांडव भाइयों ने, युधिष्ठिर जो है राजा विराट के यहाँ मंत्री के पद पर रहा था और भीम जो है रसोईया बनकर रहा था और अर्जुन यहाँ पर एक औरत के रूप में रहा था और राजा विराट की पुत्री को इन्होंने जो है नृत्य सिखाया था और सहदेव और नकुल जो है इसके अश्वबल में जो है घोड़ों की सेवा के लिए जो है रहे थे, ठीक है ना? तो यहां से महाभारतकालीन क्या मिलते हैं? प्रमाण मिलते हैं, ठीक है ना? इसी पांडवों की माता का नाम था कुंती। इसी पांडवों की माता का नाम क्या था? कुंती, ठीक है ना? तो 5 पांडवों की माता का नाम क्या था? कुंती। तो महाभारतकालीन क्या मिलते हैं? यहां से प्रमाण मिलते हैं। इसी विराटनगर या बेराट सभ्यता की बात करें अपन, इसी विराटनगर या बेराट सभ्यता की बात करें, थोड़ा ऊपर ले लेता हूं मैं। इसी विराटनगर या बेराट सभ्यता की बात करें तो इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी 1937 में दयाराम साहनी ने। किसने की थी? दयाराम साहनी ने इसकी क्या की थी? खोज की थी। जबकि इसका उत्खनन कार्य किसने किया था? तो इसका उत्खनन कार्य 1961 से 62 में, 1961 से 62 में एक तो किया था कैलाशनाथ दीक्षित ने, और एक नीलरत्न बनर्जी ने इन्होंने क्या किया था? इसका उत्खनन कार्य किया था। तो 5 पांडवों की माता का नाम क्या था? कुंती। और कुंती को क्या लगी? प्यास। और कुंती को प्यास लगी तो इसने अपने धनुर्धर बेटे अर्जुन से कहा, करे बेटे अर्जुन मुझे क्या पिला दे? पानी। तो अर्जुन ने अपने तरकस से क्या निकाला? तीर। और कहां रोप दिया? इन्हीं पहाड़ियों पर रोप दिया। जहां पर अर्जुन ने तीर रोपा वहां से एक पानी की धार निकली जिसे क्या कहा गया? तीर गंगा कहा गया। क्या कहा गया? तीर गंगा। और तीर का ही पर्यायवाची क्या होता है? बाण। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? बाण गंगा। और ये किसके द्वारा निकाली गई? अर्जुन के द्वारा। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? अर्जुन की गंगा। जबकि 2012 में ये जो बाण गंगा नदी है ये अपना पानी यमुना नदी में न ले जाकर भरतपुर के मैदानों में ही विलुप्त हो रही है। इसीलिए 2012 में इसे एक और नाम दिया गया, रुंडित सरिता। क्या नाम दिया गया? रुंडित सरिता। और इसे 2012 के बाद में आंतरिक प्रवाह की नदियों में क्या कर लिया गया? शामिल कर लिया गया। तो इसे रुंडित सरिता भी कहते हैं। तो इसका मतलब मैं ये क्यों बता रहा हूं? तो इसका तात्पर्य यह है कि बेराट सभ्यता कोटपुतली बहरोड जिले में खोजी गई है और इसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी। और किस नदी के किनारे की थी? बाण गंगा नदी के किनारे की थी, या तीर गंगा या अर्जुन की गंगा नदी के किनारे की थी। तो यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे आगे बात करते हैं अपन। तो पहली बात आपको समझ में आ गई है कि जो बेराट सभ्यता है, ये बेराट सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की।
बाणगंगा नदी के किनारे विकसित हुई और कोटपुतली बहरोड जिले में है और पुरानी दृष्टि से ये जयपुर जिले में है। किस जिले में है? जयपुर जिले में। ठीक है, आगे चलते हैं, अपन आगे बात करते हैं। इससे आगे बात करूं मैं विद्यार्थियों, तो ये अपना भारत है, एक डायग्राम बना रहा हूं मैं आपके, ये अपना भारत है, थोड़ा नीचे ले लेता हूं मैं इसे। ये अपना भारत है और इस भारत के पश्चिमी भाग में एक राज्य पड़ता है जिसका नाम क्या है? राजस्थान। जिसका नाम क्या है? राजस्थान। और इस राजस्थान के दक्षिण से और भारत को दो भागों में बांटने वाली एक रेखा निकलती है इसके मध्य से, भारत के मध्य से, जिसका नाम क्या है? 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ, यानी कर्क रेखा। और ये कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, भारत को दो भागों में बांटती है। इसका उत्तरी भाग उत्तरी भारत, जबकि दक्षिणी भाग दक्षिणी भारत के नाम से जाना जाता है। और इसी उत्तरी भारत में राजस्थान का एक स्थान पड़ता था जिसका नाम क्या था? जिसके ऊपर अपन चर्चा कर रहे हैं, जिसका नाम क्या था? बेराट। क्या नाम था? बेराट। और ये जो बेराट है, इसी बेराट की क्या विशेषता विद्यार्थियों? तो इस बेराट के उत्तरी भारत के महान शासक हुए थे, एक इतिहासकार हुए जिनका नाम था महावीर प्रसाद। और महावीर प्रसाद ने एक पुस्तक लिखी थी, तोरावटी का इतिहास। और इसी तोरावटी के इतिहास में इन्होंने बताया कि उत्तरी भारत के एक महान शासक हुए, उत्तरी भारत यानी बेराट पर अधिकार रहा। किसका अधिकार रहा? तो चंद्रगुप्त मौर्य का। किसका रहा? चंद्रगुप्त मौर्य का। यानी चंद्रगुप्त मौर्य का यहां पर क्या रहा? अधिकार रहा, यानी ये यहां के शासक रहे। ये कौन बताते हैं? तो ये पुस्तक तोरावटी के इतिहास में महावीर प्रसाद बताते हैं, और वो ये बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का यहां पर क्या हुआ था? जन्म हुआ था, ऐसा बताते हैं। तो इस चंद्रगुप्त मौर्य के थोड़ी बात अपन इसमें कर लेते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु की बात करें अपन, तो इनके गुरु कौन थे? तो इनके गुरु थे चाणक्य। कौन थे? चाणक्य। और इन्हें कहा जाता था कौटिल्य, और इन्हें कहते थे विष्णुगुप्त। क्या कहते थे? विष्णुगुप्त। और इनका एक ग्रंथ है, चाणक्य ने एक ग्रंथ लिखा था, और इस ग्रंथ का नाम क्या था? इस ग्रंथ का नाम था अर्थशास्त्र। ग्रंथ का नाम क्या था? अर्थशास्त्र। तो इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा था? इन्होंने अर्थशास्त्र ग्रंथ लिखा था। और इसी चंद्रगुप्त मौर्य का एक पुत्र हुआ था जिसका नाम था सम्राट अशोक। क्या नाम था? सम्राट अशोक। और सम्राट अशोक ने 261 ईसा पूर्व, कब? 261 ईसा पूर्व एक युद्ध लड़ा था जिसका नाम था कलिंग का युद्ध। 261 ईसा पूर्व एक युद्ध लड़ा था जिसका नाम क्या था? कलिंग का युद्ध। और ये कलिंग वर्तमान में किसे कहते हैं? तो कलिंग वर्तमान में किसे कहा जाता है? तो उड़ीसा को कहा जाता है। और ये उड़ीसा का जो क्षेत्र था उसे क्या कहा जाता था? तोसली कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अशोक ने नंदराज के साथ क्या लड़ा था? युद्ध लड़ा था। ऐसा बताया जाता है कि हाथियों की प्राप्ति के लिए इन्होंने इस युद्ध लड़ा था। और इस कलिंग युद्ध में बहुत भारी नरसंहार हुआ। क्या हुआ? नरसंहार हुआ। और इस नरसंहार में काफी लोग मारे गए। ऐसा बताया जाता है कि इसमें 1 लाख लोग मारे गए और 1.25 लाख लोग घायल हो गए। जब ये युद्ध खत्म हुआ तो सम्राट अशोक इस युद्ध का निरीक्षण करने गए, तो उन्होंने देखा कि जगह जगह जो है मृतक पड़े हैं, मैदान में युद्ध रणस्थली में मृतक पड़े हैं, और कोई दर्द से कर्रा रहा है, कोई घायल पड़ा है। तो ऐसा दृश्य देखकर इनका हृदय परिवर्तन हो गया, और इन्होंने सम्राट अशोक ने उपगुप्त की सहायता से, किसकी सहायता से? उपगुप्त की सहायता से बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। कौन सा धर्म ग्रहण कर लिया? बौद्ध धर्म।
बौद्ध धर्म क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। कौन सा धर्म ग्रहण किया इन्होंने, बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। और रणभेरी की जगह, रणभेरी की जगह यानी युद्ध की जगह इन्होंने दमघोष का, किसका, दमघोष का नारा दिया, यानी धर्म प्रसार का क्या दिया, नारा दिया। अगर अपन बात करें तो दमघोष का नारा दिया इन्होंने। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु क्या लिखवाए, शिलालेख लिखवाए। तो इन्होंने 14 बृहद शिलालेख, 21 लघु शिलालेख और 6 स्तंभ लेख और 3 गुहा लेख लिखवाए थे। इन्हीं 21 लघु शिलालेखों में से सम्राट अशोक का भाब्रू शिलालेख, कौन सा शिलालेख, भाब्रू शिलालेख बेराट से मिला। यानी जो इसने 21 लघु शिलालेख लिखवाए थे उनमें से एक भाब्रू शिलालेख जो था वो कहां से मिला, बेराट से प्राप्त हुआ। ठीक है ना। तो प्रश्न यह है कि सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख जो है बेराट सभ्यता से प्राप्त हुआ, तो आपके भाब्रू शिलालेख जो है वो बेराट सभ्यता से प्राप्त हुआ। और ये जो भाब्रू शिलालेख है, ये शिलालेख किसने खोजा था, तो ये बीजक की पहाड़ी से, किस पहाड़ी से, बीजक की पहाड़ी से कैप्टन बर्ट ने, किसने, कैप्टन बर्ट ने 1837 में खोजा। और ये किस भाषा में लिखा हुआ है, तो इसकी भाषा की बात करें तो इसकी भाषा कौन सी है, ब्राह्मी भाषा है। कौन सी भाषा है, ब्राह्मी भाषा। या अपन यूं कह सकते हैं इसे आद्य ऐतिहासिक कालीन भाषा के नाम, आद्य ऐतिहासिक काल में जो भाषा चलती थी वो भाषा भी इसे भी माना जाता है इस अभिलेख में, जिसे क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं बुस्ट्रोफेदन या भाव चित्रात्मक लिपि। तो इस भाषा में ये लिखा हुआ था। और वर्तमान में ये जो शिलालेख है ये कहां पर रखा हुआ है, तो वर्तमान में एक संग्रहालय है जिसका नाम है रॉयल सोसाइटी संग्रहालय कोलकाता, रॉयल सोसाइटी संग्रहालय कोलकाता। और कोलकाता किसकी राजधानी है, पश्चिम बंगाल की। तो यहां पर ये वर्तमान में ये शिलालेख रखा हुआ है। तो विद्यार्थियों अशोक के कितनी शिलालेख यहां से मिले थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि सम्राट अशोक के 2 शिलालेख, कितने शिलालेख, 2 शिलालेख जो है वो बेराट सभ्यता से प्राप्त हुए थे। कितने शिलालेख, 2 शिलालेख। और दूसरा शिलालेख की खोज किसने की थी, तो दूसरा शिलालेख जो है 1873 से 72 में एक तो कनिंगम व डॉक्टर कालोइल ने भीम की डूंगरी से खोजा। और ये जो दूसरा शिलालेख था, इस दूसरे शिलालेख का संपादन किसने किया था, दूसरे शिलालेख का संपादन एक तो बुहलर व एक सेनाट ने क्या किया था, इसका संपादन किया था। जबकि विद्यार्थियों अपन यहां पर आपको एक बात यह भी ध्यान रखनी है कि भाब्रू शिलालेख का लिप्यांतरण किसने किया था, तो इसका लिप्यांतरण किया था कैप्टन किटोई ने। किसने किया था, कैप्टन किटाई ने इसका क्या किया था, लिप्यांतरण किया था। जबकि उसका संपादन किसने किया था, तो दूसरे शिलालेख का बुहलर व सेनाट ने क्या किया था, संपादन किया था। आगे बात करें
तो आगे बात करें बेरार सभ्यता में, तो ये अपना राजस्थान है, ये अपना राजस्थान है, और इस राजस्थान के यहाँ पर कौन सी सभ्यता है, बेरार सभ्यता है। और इस बेरार सभ्यता से और क्या प्रमाण मिलते हैं, तो इस बेरार सभ्यता से क्या क्या प्रमाण मिलते हैं विद्यार्थियों, तो और मिलते हैं यहां से, एक यहां से ऐसा महात्मा बुद्ध की प्रथम ज्ञात मानव क्या मिली, मूर्ति मिली। क्या मिली, ज्ञात मानव मूर्ति मिली। इसके अलावा इसी बेरार से बौद्ध धर्म के मठ या इन्हें कह सकते हैं स्तूप मिले, जिनकी संख्या कितनी बताई जाती है, जिनकी संख्या 8 बताई जाती है। कितनी बताई जाती है, 8। इसी बेरार से कुल 36 मुद्राएं मिली। कितनी मुद्राएं मिली, 36 मुद्राएं मिली, जो किसमें बंधी हुई थी, सूती कपड़े में बंधी हुई थी। तो सूती कपड़े में बंधी हुई 36 मुद्राएं मिली। इन 36 मुद्राओं में बात करें अपन, तो 8 तो पंचमार्क चांदी की मुद्राएं थी। 8 तो पंचमार्क चांदी की मुद्राएं थी। तो 8 तो कितनी मुद्राएं थी, पंचमार्क चांदी की मुद्राएं थी, जबकि 28 जो मुद्राएं हैं वो किसकी थी, तो 28 मुद्राएं हिंद यवन या इंडो ग्रीक मुद्रा थी। कौन सी थी, हिंद यवन या इंडो ग्रीक मुद्रा थी। ठीक है। इन 28 मुद्राओं में से आपको याद रखना है, इन 28 मुद्राओं में से 16 मुद्राएं किसकी थी, तो 16 मुद्राएं यूनानी शासक मिनेंडर की थी। किसकी थी, यूनानी शासक मिनेंडर की जो है कितनी मुद्राएं थी, 16 मुद्राएं जो है यूनानी शासक मिनेंडर की मिलती है। 8 पंचमार्क चांदी की मुद्राएं मिलती है। और इन पंचमार्क मुद्रा का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों, तो पंचमार्क मुद्रा का मतलब होता है कि जिस पर 5 चिन्ह उखेरे गए हो, और इन्हें आहत मुद्रा भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, आहत। पंचमार्क मुद्रा को क्या कहते हैं, आहत मुद्रा के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो पंचमार्क मुद्रा या आहत मुद्रा के भी यहां से क्या मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं। इसके अलावा और क्या ध्यान रखना आपको, और यहां से क्या जानकारी रखनी है आपको बेराट की, तो यहां पर आप और एक जानकारी ये भी रख सकते हैं कि ये जो बेरार सभ्यता है, इस बेरार सभ्यता पर विदेशी शासकों का क्या रहा था, अधिकार रहा था। क्या रहा था, अधिकार रहा। कौन कौन से विदेशी शासकों का यहां पर अधिकार रहा था, तो विदेशी शासकों की बात करूं मैं, तो एक तो हूण शासक था जिसका नाम था मिहिरकुल। और एक शासक था आपके यूनानी शासक मिनेंडर। तो इनकी क्या मिलती है, अपने को जानकारी मिलती है कि इनका यहां पर अधिकार रहा। और इस मिहिरकुल के बारे में तो एक चीनी यात्री ह्वेनसांग, जिन्होंने बेराट की यात्रा की थी, इसी ह्वेनसांग ने और दयाराम साहनी ने ये बात बताई कि मिहिरकुल ही जो है इस सभ्यता का विनाशक था। ठीक है। तो बेराट सभ्यता का विनाशक दयाराम साहनी ने और चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किसे बताया था, मिहिरकुल को बताया था। किसे बताया था, मिहिरकुल को। और अभी बात की थी कि मिनेंडर की जानकारी अपने को कहां से मिलती है, कि यहां से इसकी 16 मुद्राएं मिली थी, जिसे इंडो ग्रीक या हिंदवन या यूनानी मुद्रा के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो इसकी अपने को क्या मिलती है, जानकारी। इसके अलावा और अपन बात ध्यान रखें, तो इस बेराट में मुगल शासक जिनका नाम क्या था, मुगल शासक अकबर ने, किसने, थोड़ा छोटा कर लेता हूं मैं,
मुगल शासक अकबर ने सिक्के ढालने की क्या लगवाई थी? टकसाल बनवाई थी। यहां पर क्या बनवाई थी? टकसाल बनवाई थी। और इस सिक्के ढालने की टकसाल में एक तो अकबर, एक जहांगीर और एक शाहजहां के काल के तांबे के सिक्कों का, किसका? तांबे के सिक्कों का क्या मिलता है विद्यार्थियों? प्रमाण मिलता है। ठीक है ना? तो लगवाई तो किसने थी? अकबर ने। लेकिन अकबर के और जहांगीर के और शाहजहां के काल के तांबे के सिक्के ढालने का यहां से क्या मिलता है अपने को? प्रमाण मिलता है। इसके अलावा और आगे बात करें अपन तो बेरार सभ्यता से और क्या जानकारी मिलती है अपने को? तो बेरार सभ्यता से पता चलता है कि बेरार सभ्यता में मृद भांड मिले। क्या मिले? मृद भांड अपन ने कल भी बात की थी, गणेश सभ्यता में भी बात की थी और आहार सभ्यता में भी बात की थी और यहां पर भी बात कर रहे हैं अपन। तो यहां पर जो मृद भांड मिले थे वो मृद भांड कैसे थे? तो वो उत्तरी काले चमकीले मृद भांड थे। यानी ये प्रश्न पूछा गया है आपके सेकंड ग्रेड एग्जाम 2018 में ये प्रश्न आया हुआ है। क्या प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान की कौन सी सभ्यता उत्तरी काले चमकीले मृद भांडू के अवशेष मिले? तो वो कौन सी सभ्यता से मिले थे? तो आपके बेरार सभ्यता से। जबकि कृष्ण लोहित भांड कहां से मिले? तो वो आहड़ से मिले। ठीक है। जबकि कपीसवर्णी या कृप्यस्वर्णी जो मृद पात्र है वो कहां से मिले थे? आपके गणेश्वर से मिले थे। तो अपन ने तीनों पर बात कर चुके हैं। तो उत्तरी काले चमकीले मृद भांड वाली जो संस्कृति वो कौन सी संस्कृति है? बेरार सभ्यता है। ठीक है। और इसी बेरार सभ्यता पर जो मृद भांड थे, इन मृद भांडों पर एक तो त्रिरत्न व स्वास्तिक चिन्ह किसे कहते हैं? तो अपने जो साटिया बनाते हैं उसे क्या कहा जाता है? स्वास्तिक चिन्ह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वास्तिक। तो स्वास्तिक चिन्ह के इस मृद भांडों पर क्या मिले? प्रमाण मिले, यानी इनके चिन्ह मिले। ठीक है ना। इसी बेरार सभ्यता से और क्या जानकारी मिलती है? तो बेरार से जो चित्रित शैलाश्रय हैं, शैलाश्रय का मतलब होता है गुफाएं। शैलाश्रय में प्रचुर मात्रा में शंख लिपि के, किस लिपि के? शंख लिपि के प्रमाण मिले। शंख लिपि के क्या मिले? प्रमाण मिले। इसके अलावा इन गुफाओं की शिलाओं पर जो है नाचते हुए पक्षियों के चित्र। इसके अलावा यहां पर पत्थर का संदूक का मतलब होता है जो सामान रखने की जो पेटी होती है, पेटी। ठीक है ना। तो पत्थर की पेटी के क्या मिलते हैं? यहां से प्रमाण मिलते हैं। तो इसी सभ्यता की जो है यानी बेराट की जो है चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी क्या की थी? यात्रा की थी और उसने एक ग्रंथ लिखा था सीयू की, जिसमें इस सभ्यता के बारे में क्या देता है? जानकारी देता है। तो यह सभ्यता कौन सी थी विद्यार्थियों अपने? तो आपके बेरार सभ्यता थी। एक बार इसे मैं वापस समझा देता हूं आपको फटाफट से। देखो, तो बेरार सभ्यता पहले किस जिले में थी? जयपुर जिले में थी। लेकिन वर्तमान में किस जिले में आ गई? कोटपुतली बहरोड में आ गई। इसके बाद में अपन ने बात की थी कि राजस्थान के कोटपुतली बहरोड जिले में बहुत सारी पहाड़ियां हैं, जिसमें बीजक की पहाड़ी है, भीमजी की डूंगरी है, महादेव की डूंगरी है और गणेश की डूंगरी है और भोमली की डूंगरी है।
और इन्हीं डोंगरियों में एक नगर बसा हुआ था जिसका नाम क्या था विद्यार्थियों, विराट नगर। और ये विराट नगर जनपद युग में मत्स्य जनपद की क्या था, राजधानी था। और इसी विराट नगर को बेराट कहते हैं। और यहां से महाभारत कालीन क्या मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं। क्या मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं। ये जो है, ये जो यहाँ पर महाभारत कालीन प्रमाण कैसे मिलते हैं, तो विराट नगर में पांडवों ने राजा विराट के यहाँ क्या गुजारा था, अज्ञातवास गुजारा था, यानी छद्मवेश में रहे थे। और इस सभ्यता की जो खोज है वो 1937 में किसने की थी, दयाराम साहनी ने की थी, ठीक है। जबकि उत्खननकर्ता 1961 से 62 में कैलाशनाथ दीक्षित और नीलरत्न बनर्जी इसके क्या थे, उत्खननकर्ता थे। और ये किस नदी के किनारे विकसित हुई थी, तो बाण गंगा, तीर गंगा या अर्जुन की गंगा के किनारे जो है ये विकसित हुई थी। आगे बात करें अपन, तो ये अपना भारत है। भारत को दो भागों में बांटने वाली रेखा कौन सी है, कर्क रेखा। और कर्क रेखा का ऊपर का जो भाग है वो उत्तरी भारत कहलाता है। और इसी उत्तरी भारत में एक स्थान है बेराट। और उत्तरी भारत के यानी बेराट पर अधिकार किसका रहा, चंद्रगुप्त मौर्य का। और ये बात अपने को कौन से इतिहासकार बताते हैं, तो ये बात अपने को इतिहासकार महावीर प्रसाद जो है अपनी पुस्तक तोरावटी का इतिहास में जो है ये बात बताते हैं, ठीक है ना। और इस चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त, जिन्होंने अर्थशास्त्र ग्रंथ की रचना की थी। और इन चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र कौन थे, सम्राट अशोक। और ये सम्राट अशोक 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा था। और इस कलिंग के युद्ध में भारी नरसंहार हुआ, जिससे इनका हृदय क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। और उपगुप्त की सहायता से इन्होंने कौन सा धर्म अपना लिया, बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। और इन्होंने रणबेरी की जगह धम्मघोष का नारा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि बौद्ध धर्म के जो प्रमाण हैं वो किस सभ्यता से मिलते हैं, राजस्थान की। तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु इन्होंने शिलालेख लिखवाए। और इसीलिए यहाँ पर बौद्ध धर्म के क्या मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं। कहाँ पर, बेराट सभ्यता से। तो सम्राट अशोक का एक शिलालेख है जिसका नाम क्या है, भाब्रू शिलालेख, जो कि बेराट से मिला है। और ये बीजक की पहाड़ी से कैप्टन बर्ट ने 1837 में इसकी क्या की थी, खोज की थी। और भाषा इसकी ब्राह्मी या बुस्ट्रोफेदन या भाव चित्रात्मक, जो कि आद्य ऐतिहासिक काल की लिपि थी, वो इसकी लिपि थी। हालांकि जो है अशोक की शिलालेख प्राकृत, अरेमाइक, यूनानी और जो है ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में लिखे हुए हैं, ठीक है। और वर्तमान में ये जो शिलालेख है ये रॉयल सोसाइटी संग्रहालय कोलकाता पश्चिमी बंगाल में जो है रखा हुआ है, ठीक है। और इसका लिप्यांतरण किसने किया था, तो कैप्टन किटोई ने इसका क्या किया था, लिप्यांतरण किया था। आगे बात की थी अपन ने कि इसके कितने शिलालेख मिले थे कुल, तो 2 शिलालेख मिले थे। बेराट से कितने शिलालेख, 2। दूसरा शिलालेख 1871 से 72 में कनिंगम और डॉक्टर कालाइल ने जो है भीम की डूंगरी से इसे खोजा था। और इसका संपादन बुहलर और सेनाट ने किया था। किसने किया था, बुहलर और सेनाट ने किया था। इसके बाद में अपन ने बात की थी कि जो बौद्ध धर्म यानी बेराट है, इससे महात्मा बुद्ध की प्रथम ज्ञात मानव मूर्ति मिली। इसका मतलब बौद्ध धर्म के क्या मिले, यहां से प्रमाण मिले। बौद्ध धर्म मठ, स्तूप, और इनकी संख्या कितनी थी, 8। तो बौद्ध स्तूप भी मिले। यहां से कुल 36 मुद्राएं मिली जो सूती कपड़े से बंधी हुई थी। इनमें 8 पंचमार्क चांदी की मुद्राएं थी जिन्हें आहत मुद्रा भी कहते हैं। 28 मुद्राएं जो है हिंदवन या इंडो ग्रीक मुद्राएं थी। 16 मुद्राएं जो है यूनानी शासक मिनेंडर की थी इसमें। और यहाँ पर विदेशी शासकों का भी क्या रहा, अधिकार रहा। और हूण शासक मीरकुल और यूनानी शासक मिनेंडर का यहाँ पर अधिकार रहा। और मिनेंडर की जानकारी अपने को 16 मुद्राएं से मिलती है। और मिहिर कुल के बारे में चीनी यात्री वेनसांग और इस सभ्यता के खोजकर्ता जो है पुरातत्ववेता दयाराम साहनी ने यह कहा कि भाई मिहिर कुल जो है, इस मिहिर कुल को ही जो है बेराट सभ्यता का विनाशक माना जाता है, ठीक है। और मुगल शासक अकबर ने यहाँ सिक्के ढालने की टकसाल बनवाई थी। और इस टकसाल से ऐसा पता चलता है कि अकबर और जहांगीर और शाहजहां के काल में यहाँ पर तांबे के सिक्के बनाने के क्या मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं। इसके बाद में अपन ने आगे पढ़ा था कि यहाँ से जो मृदभांड मिले हैं वो उत्तरी काले चमकीले मृदभांड की संस्कृति वाले जो है मृदभांड है, जिन पर त्रिरत्न एवं स्वास्तिक के चिन्ह बनाए गए हैं। यहाँ से चित्रित शैलाश्रय में प्रचुर मात्रा में शंख लिपि के भी क्या मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं। और यहाँ पर जो चित्र यानी गुफाएं हैं उनमें नाचते हुए पक्षियों के चित्र और पत्थर का क्या मिला, संदूक मिला, यानी पत्थर की पेटी के क्या मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं। तो ये आपकी कौन सी सभ्यता थी विद्यार्थियों, बेराट सभ्यता थी। तो बेराट सभ्यता आज आपकी संपूर्ण होती है। तो अपन 3 सभ्यता पढ़ चुके हैं, एक तो गणेश्वर, एक आहड़ और एक बेराट। कल अपन एक और सभ्यता पर बात करने वाले हैं और बड़ी प्रसिद्ध सभ्यता है जिसका नाम है कालीबंगा। तो इसके ऊपर अपन कल चर्चा करेंगे। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब देवें। और आप क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।